राधे राधे आप सभी को। आज हम इंडियन एविडेंस एक्ट का एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। कौन सा टॉपिक? एनी गेसेस? चलिए बता देता हूं आपको। क्लासिफिकेशन ऑफ एविडेंस। ओके, आज हम इस वीडियो सेशन में देखेंगे कि एविडेंस जो है वो कितने तरह के होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एविडेंस। एविडेंस में बी क्लासिफाइड अंडर फॉलोइंग हेड्स। तो कितने तरह के एविडेंस होते हैं जी? नंबर 1, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस। सेकेंड, डायरेक्ट एंड सर्कमस्टेंशियल या इनडायरेक्ट एविडेंस। थर्ड, रियल एंड पर्सनल एविडेंस। फोर्थ, सब्सटेंटिव एंड नॉन सब्सटेंटिव एविडेंस। फिफ्थ, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एविडेंस। एंड लास्ट इज प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस एविडेंस। ओके, तो चलिए अब हम इनके बारे में एक एक करके डिटेल में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला कौन सा है जी? प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस। तो समझते हैं इसको। प्राइमरी एविडेंस और ओरिजिनल एविडेंस, इट मींस द बेस्ट एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस जो होता है वो बेस्ट एविडेंस होता है। दे आर ऑफ टू टाइप्स। अब प्राइमरी एविडेंस दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? प्राइमरी ओरल एविडेंस एंड प्राइमरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो आइए पहले प्राइमरी ओरल एविडेंस को देखते हैं। Primary oral evidence is the evidence of what a witness has personally seen or heard or gathered by his senses. It is called direct evidence as opposed to hearsay. तो इन्होंने बताया प्राइमरी एविडेंस वो एविडेंस होता है जो विटनेस ने खुद पर्सनली देखा हो या खुद पर्सनली सुना हो। यानी ओवरऑल जो भी चीजें विटनेस डायरेक्टली अपने सेंसेस से परसीव करता है उसे हम प्राइमरी एविडेंस कहते हैं। ठीक है। और प्राइमरी एविडेंस को ही हम डायरेक्ट एविडेंस भी कहते हैं, जो कि किसके अपोज्ड है? हेयरसे एविडेंस के। ओके, जब हम आगे सेक्शन 60 में हेयरसे एविडेंस को कवर करेंगे तब इस चीज को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो अभी के लिए आप याद रखना, प्राइमरी एविडेंस वो एविडेंस होता है जो विटनेस ने खुद पर्सनली देखा हो या खुद पर्सनली सुना हो। यानी ओवरऑल जो भी चीजें विटनेस डायरेक्टली अपने सेंसेस से परसीव करता है उसे हम प्राइमरी एविडेंस कहते हैं। अब प्राइमरी एविडेंस का दूसरा प्रकार कौन सा है? प्राइमरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अब ये क्या होता है जी? प्राइमरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज द एविडेंस ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। यानी प्राइमरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मींस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का एविडेंस। ठीक है। फॉर एग्जांपल ओरिजिनल सेल डीड। ठीक है, किसकी बात कर रहा हूं मैं यहां पर? ओरिजिनल सेल डीड की, जेरोक्स या डुप्लीकेट की नहीं, ओरिजिनल की। ओके, लाइकवाइज ओरिजिनल एग्रीमेंट। तो बेसिकली ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को ही हम प्राइमरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहते हैं। तो इससे एक बात क्लियर हो गई क्या? कि सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कौन से होंगे? जो ओरिजिनल नहीं है। सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कौन से होंगे? डॉक्यूमेंट्स विच आर नॉट ओरिजिनल। दैट मीन्स जेरोक्स ऑफ ओरिजिनल। जेरोक्स को मतलब पता है ना आपको? फोटोस्टेट या फोटोकॉपी ऑफ ओरिजिनल। ओके, आगे हम सेकेंडरी एविडेंस को बहुत डिटेल में समझेंगे। तो अगर अभी आपको क्लियर नहीं हुआ है तो परेशान मत होइएगा। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। By original evidence is meant the production of the thing proved in its original form. Example, L bases his claim on a sale deed. The sale deed is the original evidence. तो क्या बताया जी? ओरिजिनल एविडेंस का मतलब क्या है जी? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस कर देना। ओरिजिनल एविडेंस मीन्स प्रोडक्शन ऑफ द थिंग प्रूव्ड इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। ओरिजिनल फॉर्म यानी कि प्राइमरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात कर रहे हैं हम यहां पर। एग्जाम्पल में क्या बताया इन्होंने? कि एल सेल डीड के बेसिस पर किसी प्रॉपर्टी को क्लेम कर रहा है। एल एक पर्सन है और वो एक सेल डीड के बेस पर किसी प्रॉपर्टी को क्लेम कर रहा है। अब जो सेल डीड है ये अपने आप में प्राइमरी एविडेंस है। ठीक है, ये हम इसे कह सकते हैं कि प्राइमरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है या ओरिजिनल एविडेंस है।
ओके। हाँ, लेकिन यहीं पर अगर ये लिखा होता कि एल जो है वो सेल डीड की कॉपी के बेस पर उस प्रॉपर्टी को क्लेम कर रहा है, तो वो कौन सा एविडेंस माना जाता? सेकेंडरी डॉक्यूमेंट एविडेंस। ओके, थोड़ा सा रफ आइडिया आपको मिला? तो प्राइमरी एविडेंस कौन सा होता है जी? प्राइमरी एविडेंस इज द ओरिजिनल एविडेंस। ओके, और सेकेंडरी एविडेंस कौन सा हुआ? फोटोकॉपी, जेरोक्स, कॉपी, डुप्लीकेट एक्सेट्रा ऑफ ओरिजिनल। ठीक है ना? आगे जब हम प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस के सेक्शन को डीप में डिस्कस करेंगे तब ये सब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, जब हम सेक्शन 61 से लेकर 65 तक के प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे ना, तब ये प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएगा। अभी तो बस हम एक ओवरव्यू से देख रहे हैं कि प्राइमरी एविडेंस क्या होता है, ओरिजिनल एविडेंस क्या होता है, प्राइमरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज सेकेंडरी एविडेंस और सेकेंड हैंड एविडेंस और अनओरिजिनल एविडेंस। ओके, तो क्या होता है जी सेकेंडरी एविडेंस या सेकेंड हैंड एविडेंस या अनओरिजिनल एविडेंस? भाई हमने पढ़ा था ना स्टार्टिंग में कि दो तरह के एविडेंस होते हैं, कौन कौन से? प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस। तो प्राइमरी एविडेंस को हम क्या कहते हैं? ओरिजिनल एविडेंस भी कहते हैं, और सेकेंडरी एविडेंस को सेकेंड हैंड एविडेंस या फिर अनओरिजिनल एविडेंस भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखो, अगर हम इसको बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझे ना, तो सेकेंडरी एविडेंस कौन से होते हैं? एविडेंस विच आर नॉट प्राइमरी एविडेंस आर सेकेंडरी एविडेंस। वो एविडेंस जो प्राइमरी एविडेंस नहीं होते वो सेकेंडरी एविडेंस होते हैं। ठीक है ना भाई? सिंपल सी बात है, एविडेंस दो तरह के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी एविडेंस हमने पढ़ लिया, तो सेकेंडरी एविडेंस कौन सा हुआ? जो प्राइमरी एविडेंस नहीं है वो सेकेंडरी एविडेंस हुआ। तो चलिए आइए देखते हैं सेकेंडरी एविडेंस कौन से होते हैं। दे आर ऑफ टू टाइप्स। अब ये भी दो तरह के होते हैं जी, सेकेंडरी ओरल एविडेंस एंड सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो चलिए पहले सेकेंडरी ओरल एविडेंस को देखते हैं। सेकेंडरी ओरल एविडेंस इज द एविडेंस of what a witness has not personally seen or heard or gathered by his senses. सेकेंडरी ओरल एविडेंस वो एविडेंस होते हैं जो विटनेस ने डायरेक्टली अपने सेंसेस से परसीव नहीं किए, बल्कि किसी और पर्सन से उन फैक्ट्स के बारे में उसे पता लगा है। ठीक है, जैसे मान के चलिए ए ने बी का मर्डर कर दिया जी। अब सी ने इस क्राइम को विटनेस कर लिया, सी ने देख लिया कि ए ने बी पर गोली चलाई है। तो सी क्या हुआ? यहां पर सी जो है प्राइमरी एविडेंस हुआ या फिर ओरिजिनल एविडेंस हुआ। क्यों? क्योंकि सी ने अपने सेंसेस से, यानी सी ने अपनी आंख से इस क्राइम को, इस मर्डर को विटनेस किया है। पर अगर सपोज करके चलिए सी ने इस क्राइम को देखने के बाद डी को बताया कि भाई मैंने देखा था, ए ने बी पर गोली चलाई, जिसके बाद बी की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। तो देखो इस केस में डी ने अपने सेंसेस से, यानी अपनी आंख से इस मर्डर को विटनेस नहीं किया, बल्कि किसी और पर्सन ने उसको इस मर्डर के बारे में बताया और फिर वो कोर्ट के अंदर एविडेंस देने आया। ओके, और इसी को हम हियर से एविडेंस बोलते हैं। बेसिकली सुनी सुनाई बातों पर एविडेंस देने आया है। भैया आप खुद सोचिए, क्या डी ने इस मर्डर को विटनेस किया? क्या डी ने ए को बी पर गोली चलाते हुए देखा? क्या डी ने ए को बी पर गोली चलाते हुए सुना? नहीं ना। यानी बी ने अपने सेंसेस से कुछ भी परसीव नहीं किया, बल्कि उसे तो किसी थर्ड पर्सन ने इस मर्डर के बारे में बताया। तो इसका मतलब ये कौन सा एविडेंस हो गया? ये सेकेंडरी ओरल एविडेंस हो गया। ओके, देखो अभी आपको परेशान होने की या बहुत ज़्यादा सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अभी केवल हम ओवरव्यू ले रहे हैं। आई रिपीट, अभी केवल हम ओवरव्यू ले रहे हैं। बस हल्का हल्का सा एक रफ आइडिया अपने माइंड में जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि सेकेंडरी ओरल एविडेंस क्या होता है या सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जब हियर से एविडेंस का हम टॉपिक डिस्कस करेंगे तब ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ओके, जब हम सेक्शन 60 का प्रोविजन डिस्कस करेंगे ना, तब हियर से एविडेंस क्या होता है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या होता है, डायरेक्ट एविडेंस क्या होता है,
ये सारी चीजें हम डिफरेंशिएट करके पढ़ेंगे, तो प्लीज बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, जितना समझ में आ रहा है उतने को ही समझने की कोशिश करिएगा। ऑलराइट, तो सेकेंडरी ओरल एविडेंस आपको क्लियर हुआ। अब देखते हैं जी सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होता है। सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस is the evidence of copies of documents which are admissible under certain circumstances। तो क्या बताया जी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज जो सर्टेन सर्कमस्टेंसेस में एडमिसिबल कर ली जाती हैं उन्हें ही हम सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहते हैं। ओके, कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कौन से डॉक्यूमेंट्स? ऑब्वियसली ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, है ना। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज जिन्हें सर्टेन सर्कमस्टेंसेस में एडमिसिबल कर लिया जाता है उन्हें ही हम सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहते हैं। जब हम आगे सेक्शन 63, 65 देखेंगे तब हम इस चीज को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके, आगे चलते हैं। इन द अबव एग्जांपल, इफ इंस्टेड ऑफ द ओरिजिनल सेल डीड अ कॉपी इज प्रोड्यूस, इट वुड बी अनओरिजिनल एविडेंस ऑफ द डीड। तो देखो वही बताया कि जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में, ऊपर वाले एग्जांपल कौन सा है जी? इस एग्जांपल की बात हो रही है यहाँ पर। एल बेसिस इज क्लेम ऑन अ सेल डीड, द सेल डीड इज द ओरिजिनल एविडेंस। तो यदि इस एग्जांपल में यदि एल ओरिजिनल सेल डीड के बजाय उस सेल डीड की कॉपी प्रोड्यूस करता तो वो कौन सा एविडेंस होता? अनओरिजिनल एविडेंस होता। ठीक है, द बेस्ट एविडेंस मीन्स प्राइमरी एविडेंस। अब बेस्ट एविडेंस कौन सा होता है जी? प्राइमरी एविडेंस होता है। ठीक है, तो इसमें तो कुछ बताने वाली बात ही नहीं है। ऑब्वियसली जो बेस्ट एविडेंस होगा वो प्राइमरी या ओरिजिनल एविडेंस ही तो होगा, बजाय सेकेंडरी या अनओरिजिनल एविडेंस के। जो बेस्ट एविडेंस होगा वो कौन सा होगा? प्राइमरी या ओरिजिनल एविडेंस। द बेस्ट एविडेंस रूल एक्सक्लूड सेकेंडरी एविडेंस। तो इन्होंने बताया कि जो बेस्ट एविडेंस का रूल है वो क्या करता है? वो सेकेंडरी एविडेंस को एक्सक्लूड करता है। ठीक है, बेस्ट एविडेंस का रूल सेकेंडरी एविडेंस को एक्सक्लूड करता है। तो ये दो पॉइंट्स है पीटी के, आपको इन्हें अच्छे से याद रखना है। ऑलराइट, तो देखो एक बार हम फर्स्ट क्लासिफिकेशन को सम अप कर लेते हैं। एविडेंस की जो पहली क्लासिफिकेशन थी वो प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस की थी। ओके, तो प्राइमरी एविडेंस के बारे में हमने क्या पढ़ा कि प्राइमरी एविडेंस को ओरिजिनल एविडेंस या बेस्ट एविडेंस भी कहते हैं। ये दो तरह के होते हैं, प्राइमरी ओरल एविडेंस और प्राइमरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। प्राइमरी ओरल एविडेंस कौन सा होता है? जो विटनेस ने खुद अपनी आंखों से या अपने कानों से या अपने सेंसेस से परसीव किया हो। जैसे विटनेस ने खुद मर्डर को अपनी आंखों से कमिट होते हुए देखा, या फिर विटनेस ने खुद अपने कानों से गोली चलने की आवाज सुनी, तो ये कौन सा एविडेंस हुआ? प्राइमरी ओरल एविडेंस हुआ। ठीक है, और जबकि प्राइमरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कौन सा होता है? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को ही हम प्राइमरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहते हैं। एग्जांपल, ओरिजिनल सेल डीड। फिर आगे हमने सेकेंडरी एविडेंस के बारे में देखा। सेकेंडरी एविडेंस को सेकेंड हैंड एविडेंस या फिर अनओरिजिनल एविडेंस भी कहते हैं। और सेकेंडरी एविडेंस कौन से होते हैं? जो प्राइमरी एविडेंस नहीं होते वो सेकेंडरी एविडेंस होते हैं। अब ये भी दो तरह के होते हैं, कौन कौन से? सेकेंडरी ओरल एविडेंस एंड सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। सेकेंडरी ओरल एविडेंस कौन से होते हैं? जो विटनेस ने डायरेक्टली अपने सेंसेस से परसीव नहीं किए, बट उसके बारे में उसे किसी थर्ड पर्सन ने बताया। जैसे उस एग्जांपल में डी ने उस मर्डर को विटनेस नहीं किया, बल्कि डी को थर्ड पर्सन यानी कि सी ने उस मर्डर के बारे में बताया था। यानी बेसिकली जिस पर्सन ने उस मर्डर को विटनेस किया था उसने डी को उसके बारे में बताया। तो ये कौन सा हो गया? सेकेंडरी ओरल एविडेंस हो गया। और सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कौन सा हुआ जी? कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ओके, तो आई होप आपको पहला क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की ओर बढ़ते हैं। Our next classification is direct and circumstantial oblique indirect evidence. Direct and indirect evidence और circumstantial evidence। चलिए इसके बारे में देखते हैं। Direct and circumstantial evidence. The evidence tendered in a court of law may be either direct or circumstantial. यानी कोर्ट में जो एविडेंस दिया जाता है ना वो या तो डायरेक्ट होता है या फिर सर्कमस्टेंशियल होता है।
मे बी ईदर डायरेक्ट और सर्कमस्टेंशियल। अब डायरेक्ट एविडेंस क्या होता है जी, इसको देखते हैं। एविडेंस इज सेड टू बी डायरेक्ट इफ इट कंसिस्ट ऑफ एन आई विटनेस ऑन अकाउंट ऑफ द फैक्ट्स इन इश्यू इन अ क्रिमिनल केस। तो एविडेंस डायरेक्ट कब कहा जाएगा जी, जब क्रिमिनल केस में फैक्ट इन इश्यू को लेकर जब कोई आई विटनेस हो तो उसे हम डायरेक्ट एविडेंस कहेंगे। ठीक है, जब क्रिमिनल केस में किसी फैक्ट इन इश्यू को लेकर कोई आई विटनेस हो तो उसे ही हम डायरेक्ट एविडेंस कहेंगे। जैसे प्रीवियस एग्जांपल जो हमने डिस्कस किया था कि ए ने बी का मर्डर कर दिया, अब इस क्राइम को सी ने अपनी आंखों से विटनेस कर लिया, तो सी यहां पर क्या है, सी यहां पर डायरेक्ट एविडेंस है। डायरेक्ट एविडेंस क्यों है जी, क्योंकि ये एक क्रिमिनल केस है और फैक्ट इश्यू क्या है कि क्या ए ने बी का मर्डर किया है और इसी पर्टिकुलर चीज पे सी जो है वो आई विटनेस है। ओके, आगे देखते हैं। इट इज द टेस्टिमनी ऑफ द विटनेसेस एज टू द प्रिंसिपल फैक्ट टू बी प्रूव्ड। एग्जाम्पल, द एविडेंस ऑफ अ पर्सन हु सेज दैट ही सॉ द कमीशन ऑफ द अलेज्ड क्राइम। विटनेसेस की टेस्टिमनी उस प्रिंसिपल फैक्ट को लेकर जिसे प्रूव किया जाना है उसे ही हम डायरेक्ट एविडेंस कहते हैं। ठीक है, विटनेसेस की टेस्टिमनी, जैसे सी की गवाही उस प्रिंसिपल फैक्ट को लेकर। प्रिंसिपल फैक्ट कौन सा था कि क्या ए ने बी का मर्डर किया है, उस प्रिंसिपल फैक्ट को लेकर जिसे प्रूव किया जाना है। एग्जाम्पल, द एविडेंस ऑफ अ पर्सन हु सेज दैट ही सॉ द कमीशन ऑफ द अलेज्ड क्राइम। उस पर्सन का एविडेंस जो ये कह रहा है कि उसने अलेज्ड क्राइम के कमीशन को होते हुए देखा है, लाइक सी। ठीक है, आगे देखते हैं। डायरेक्ट एविडेंस इज एविडेंस अबाउट द रियल पॉइंट इन कंट्रोवर्सी। तो डायरेक्ट एविडेंस क्या होता है जी, डायरेक्ट एविडेंस वो एविडेंस होता है जो रियल पॉइंट इन कंट्रोवर्सी को लेकर दिया जाता है। जैसे पॉइंट इन कंट्रोवर्सी क्या है कि क्या ए ने बी का मर्डर किया है। अब विटनेस ने आके कोर्ट में बताया कि जनाब मेरी आंखों के सामने ही ए ने बी पर 2 गोली चलाई जिसके बाद बी की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। तो ये क्या है, ये डायरेक्ट एविडेंस है। क्यों, क्योंकि ये रियल पॉइंट इन कंट्रोवर्सी को लेकर दिया गया है। रियल पॉइंट इन कंट्रोवर्सी क्या था कि क्या ए ने बी का मर्डर किया है। ओके, आगे देखते हैं। डायरेक्ट एविडेंस इज द एविडेंस ऑफ अ फैक्ट एक्चुअली परसीव्ड बाय द विटनेस विद हिज ओन सेंसेस। तो उन्होंने बताया डायरेक्ट एविडेंस उस फैक्ट का एविडेंस होता है जो विटनेस खुद अपने सेंसेस से परसीव करता है। ओके, जैसे सी ने अपनी आंखों से उस क्राइम को होते हुए देखा, या सी ने अपनी कानों से गोली की आवाज सुनी। ओके, तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि जो डायरेक्ट एविडेंस है वो ऑलमोस्ट सिमिलर टू प्राइमरी ओरल एविडेंस। आगे क्या कहता है जी, डायरेक्ट एविडेंस ऑल्सो इंक्लूड्स द प्रोडक्शन ऑफ एन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। कि डायरेक्ट एविडेंस जो है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का प्रोडक्शन भी इंक्लूड करता है। ओके, आगे देखते हैं। एग्जाम्पल, आई विटनेस टू अ मर्डर इज अ डायरेक्ट एविडेंस। तो उन्होंने एग्जाम्पल बता दिया कि जैसे जो आई विटनेस है मर्डर का वो क्या है, वो एक डायरेक्ट एविडेंस। फॉर एग्जाम्पल सी। Next is A is tried for causing grievous hurt to B with a club. C deposes to the effect that he saw the accused inflicting the blow which caused the grievous hurt. तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या बताया जी इन्होंने कि A को B को ग्रीवियस हर्ट कॉज करने के लिए ट्राई किया जाता है। A को B को ग्रीवियस हर्ट कॉज करने के लिए ट्राई किया जाता है। अब C आके बोलता है कि उसने ए को बी को वो डंडा मारते हुए या वो ब्लो मारते हुए देखा था जिससे बी को ग्रीवियस हर्ट हुआ। तो यहां पर ये जो सी है ये क्या है, ये डायरेक्ट एविडेंस। ओके, क्लियर हुआ। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि क्या ए और बी शादीशुदा है, क्या ए और बी के बीच में विवाह संपन्न हुआ था। अब आपने क्या किया, आपने उस पंडित को प्रोड्यूस कर दिया जिसने ए और बी की शादी करवाई थी। अब पंडित जी ने आके कह दिया कि हाँ जी जनाब ए और बी शादीशुदा हैं। क्यों, क्योंकि पंडित जी जो है वो डायरेक्ट एविडेंस है। ओके, इसी तरह आपने क्या किया,
आपने उस शादी में जो भी लोग प्रेजेंट थे, जैसे कि ए और बी के जो रिश्तेदार थे या उसके दोस्त थे, आपने उन सबको लाकर कोर्ट में खड़ा कर दिया। तो ये सब क्या है? ये सब डायरेक्ट एविडेंस है। क्लियर हुआ? तो आई होप आपको डायरेक्ट एविडेंस क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को देखते हैं। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, फॉर अ क्राइम टू बी प्रूव, it is not essential that it must be seen to have committed and must in all circumstances be proved by direct evidence by examining before court those person who had seen its commission। तो क्या कहा जी इन्होंने यहां? किसी भी क्राइम को प्रूव करने के लिए यह जरूरी नहीं है कि उसे कमिट होते हुए देखा जाए और उसे सभी सर्कमस्टेंसेस में डायरेक्ट एविडेंस से ही प्रूव किया जाए। यानी ऐसा नहीं है कि हर केसेस में सिर्फ आई विटनेस ही आके किसी क्राइम को प्रूव करेंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल कौन सा है बताइए? लॉ के स्टूडेंट सुना आप? बताइए चलिए। इसका बेस्ट एग्जांपल है आरुषि तलवार मर्डर केस। भाई आरुषि तलवार मर्डर केस में क्या डॉक्टर तलवार ने या किसी और पर्सन ने आरुषि के मर्डर को होते हुए देखा था? नहीं ना। लेकिन फिर भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेसिस पर आरुषि के पेरेंट्स को कन्विक्ट कर दिया गया, है ना। तलवार मूवी देखी है? अगर आपने तलवार मूवी नहीं देखी है तो आज ही जाके उस मूवी को देखिएगा, बहुत ही शानदार मूवी है। माई वेरी फेवरेट इरफान खान ने उसमें लीड रोल प्ले किया है। आप देखिएगा जरूर उस मूवी को। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के टॉपिक पर आपको काफी क्लैरिटी आएगी। ओके, देखिएगा जरूर इस मूवी को। तो इसलिए यहां इन्होंने बताया कि किसी भी क्राइम को प्रूव करने के लिए यह जरूरी नहीं है कि उसे कमिट होते हुए देखा जाए और हर सर्कमस्टेंसेस में उसे डायरेक्ट एविडेंस से ही प्रूव किया जाए। क्योंकि देखो आप भी जानते हो ज्यादातर जो क्राइम्स होते हैं, स्पेशली मर्डर, वो आइसोलेटेड प्लेस पर कमिट होते हैं, वो बहुत ही सीक्रेट प्लेस पर कमिट होते हैं। नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि मार्केट प्लेस में या दिन दहाड़े किसी का मर्डर हो जाए, क्योंकि जो ऑफेंडर होता है उसके मन में एक डर रहता है कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं। इसलिए ओपन प्लेस में या मार्केट प्लेस में या दिन दहाड़े जो क्राइम है वो बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि मोस्टली जो क्राइम होते हैं ना वो सेक्लूडेड प्लेस पर, रात में, आइसोलेटेड प्लेस पर या सीक्रेट प्लेस पर ही कमिट किए जाते हैं। ओके, तो भाई आप ही बताइए, क्या ऐसे केसेस में, यानी अगर किसी क्राइम का डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, क्रिमिनल्स को सजा नहीं दी जाएगी? उन पर कोई भी एक्यूजेशन नहीं लगाया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे केसेस में सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से केस को प्रूव करते हैं। ओके, जस्ट लाइक आरुषि तलवार मर्डर केस, ऐसे केसेस में प्रोसिक्यूशन उस मर्डर को सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से प्रूव करता है। अच्छा, इसी तरह एक वेब सीरीज थी क्रिमिनल जस्टिस, जिसे हॉटस्टार पर 2 साल पहले स्ट्रीम किया गया था। आप देखना उस क्रिमिनल जस्टिस को, बहुत ही बेहतरीन मूवी है। जब आप उसे देखोगे तो उसमें आप पाओगे कि जो एक्यूज्ड है उसे केवल सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के बेसिस पर ही कोर्ट कन्विक्ट करती है। उस लड़की के मर्डर को कमिट होते हुए किसी भी पर्सन ने नहीं देखा होता, यानी प्रोसिक्यूशन के पास उस मर्डर का डायरेक्ट एविडेंस नहीं होता, लेकिन फिर भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के बेसिस पर ही कोर्ट उस पर्सन को कन्विक्ट करती है। देखना आप उस मूवी को, बहुत ही शानदार मूवी है। आपको सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ओके, अभी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या होता है, ये डायरेक्ट एविडेंस से कैसे अलग है या हियरसे एविडेंस से कैसे अलग है, इसको हम बहुत डिटेल में सेक्शन 60 में कवर करेंगे। ऑलराइट, अगर आप चाहो तो इस वीडियो सेशन के कंप्लीट होने के बाद आप सेक्शन 60 की वीडियो ओपन करके देख सकते हो। ठीक है, उससे होगा क्या, उससे आपको इन टॉपिक्स पर बहुत ही अच्छी क्लैरिटी आ जाएगी। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, हियरसे एविडेंस, डायरेक्ट एविडेंस, ये सारी की सारी चीजें आपके टिप्स पर होंगी। ओके, तो आप चाहो तो आज इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद सेक्शन 60 की एंटायर वीडियो आप देख सकते हो। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। इन सच केसेस इट कैन बी प्रूव्ड बाय सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ऑल्सो, यानी जिन क्रिमिनल केसेस में डायरेक्ट एविडेंस नहीं होते, ऐसे केसेस में सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से भी
हम उस केस को प्रूव कर सकते हैं। सेकेंड, इट माइट ऑल्सो बी रिक्वायर्ड इन दोज केसेस वेयर डायरेक्ट एविडेंस इज अवेलेबल बट इज नॉट सफिशिएंट। यानी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की जरूरत उन केसेस में भी पड़ जाती है जिनमें डायरेक्ट एविडेंस होते तो हैं पर वो केस के फैक्ट्स को प्रूव करने में सफिशिएंट नहीं होते। ठीक है ना? जैसे मान के चलिए हमारे पास उस क्राइम के कमीशन का डायरेक्ट एविडेंस तो है, आई विटनेस तो है, पर वो जो आई विटनेस है वो मेंटली अनसाउंड है। ऑलराइट, भाई उसने उस पूरे क्राइम को कमिट होते हुए देखा है पर वो जो आई विटनेस है ना वो मेंटली अनसाउंड है। अब आप ही बताइए, क्या कोर्ट उसकी बातों पर रिलाई करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो टोटली रिलायबल नहीं है। तो यहां क्या हुआ? यहां बेसिकली डायरेक्ट एविडेंस अवेलेबल तो है लेकिन वो फैक्ट इश्यू को प्रूव करने में सफिशिएंट नहीं है, एडुकेट नहीं है। ओके, तो ऐसे केसेस में भी हमें सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की जरूरत पड़ जाती है। थर्ड इज circumstantial evidence is a set of certain proved relevant facts which together go on to prove the wrong committed by accused or defendant। तो आगे इन्होंने बताया certain proved relevant fact का सेट जो सभी मिलकर एक्यूज के द्वारा किए गए रॉन्ग को प्रूव करते हैं उसे ही हम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कहते हैं। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इज अ सेट ऑफ certain proved relevant fact जो क्या कर रहे हैं? विच टुगेदर गो ऑन टू प्रूव द रॉन्ग कमिटेड बाय एक्यूज, जो एक्यूज के द्वारा किए गए रॉन्ग को प्रूव कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए और बी का आपस में झगड़ा हो गया जी। अब बी की अगले दिन डेथ हो जाती है। ये जो झगड़ा है, ये जो क्वेरल है, क्या शो कर रहा है? ये ए को मर्डर करने का एक कॉज प्रोवाइड कर रहा है जो कि सेक्शन 7 में रेलेवेंट है। इसी तरह मान के चलिए ए बी का मर्डर करने के बाद विंडो से जंप करके चला गया, तो ये क्या है जी? ये ए का सब्सिक्वेंट कंडक्ट है जो कि सेक्शन 8 में रेलेवेंट है। इसी तरह मान के चलिए ए को पता लग गया कि भाई मेरी वाइफ का और बी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। अब अगले ही दिन बी का मर्डर हो जाता है, तो ये चीज क्या प्रोवाइड कर रही है? ये चीज ए को एक मोटिव प्रोवाइड कर रही है। यानी ये चीज ए को बी का मर्डर करने का एक मोटिव प्रोवाइड कर रही है जो कि अगेन सेक्शन 8 में रेलेवेंट है। ओके, तो वापस आते हैं और देखते हैं कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बारे में हमने क्या पढ़ा था। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इज अ सेट ऑफ सर्टेन प्रूव्ड रेलेवेंट फैक्ट विच टुगेदर गो ऑन टू प्रूव द रॉन्ग कमिटेड बाय द एक्यूज्ड। तो सर्टेन प्रूव्ड रेलेवेंट फैक्ट कौन कौन से हो गए यहां पर? पहले एग्जांपल में हमने कॉज देखा, दूसरे एग्जांपल में हमने सब्सिक्वेंट कंडक्ट देखा और तीसरे एग्जांपल में हमने मोटिव देखा, और इन तीनों के तीनों रेलेवेंट फैक्ट को प्रूव किया जा चुका है। तो यानी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या है? सर्टेन प्रूव्ड रेलेवेंट फैक्ट का एक सेट है। सर्टेन प्रूव्ड रेलेवेंट फैक्ट जैसे कि कॉज, मोटिव, सब्सिक्वेंट कंडक्ट, प्रिपरेशन एक्सेट्रा, इन सब का एक सेट है जो क्या कर रहा है? जो एक्यूज के द्वारा किए गए रॉन्ग को प्रूव कर रहा है। यानी सारे के सारे रेलेवेंट फैक्ट जैसे कि प्रिपरेशन, कॉज, मोटिव, सब्सिक्वेंट कंडक्ट एक्सेट्रा, ये सारे के सारे मिलकर क्या कर रहे हैं? ये एक्यूज के द्वारा किए गए रॉन्ग को प्रूव कर रहे हैं। ओके, तो देखो जब हम आगे की सेक्शन 7, 8, 9 ये सब डिस्कस करेंगे तभी सारी की सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। अभी के लिए हो सकता है कि ये सारी चीजें आपको क्लियर ना हुई हो, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। अभी आपने ये सारी चीजें पढ़ी ही नहीं है तो इसलिए ये सारी चीजें आपको क्लियर नहीं होंगी। जैसे जैसे हम आगे की सेक्शंस कवर करते जाएंगे ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होती जाएंगी। ओके, अब आगे देखते हैं। एनी रेलेवेंट फैक्ट विच इज नॉट प्रूव्ड इन द केस वुड नॉट बी कंसिडर्ड टू बी अ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। तो इन्होंने बताया कोई भी रेलेवेंट फैक्ट जो केस में प्रूव नहीं हुए उसे हम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कंसिडर नहीं करेंगे। भाई रेलेवेंट फैक्ट कौन से होते हैं? जो सेक्शन
5 से लेकर 55 में फॉल करते हैं, जैसे कि प्रिपरेशन, मोटिव, कंडक्ट, कॉज एक्सेट्रा। तो कोई भी रेलेवेंट फैक्ट जो केस में प्रूव नहीं हुए उसे हम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपको याद हो तो हमने सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बारे में क्या पढ़ा था कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इज अ सेट ऑफ सर्टेन प्रूव्ड रेलेवेंट फैक्ट। किसकी बात हो रही है यहां पर? प्रूव्ड रेलेवेंट फैक्ट की। ठीक है, तो कोई भी रेलेवेंट फैक्ट जो केस में प्रूव नहीं हुए उसे हम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कंसीडर नहीं करेंगे। तो बेसिकली आप एक बात याद रखना कि सेक्शन 5 से लेकर 55 को हम रेलेवेंट फैक्ट या फिर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी कहते हैं। जब हम आगे सेक्शंस के प्रोविजन डिस्कस करेंगे तब ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ऑलराइट, नेक्स्ट इज there are no guidelines given by the Indian Evidence Act regarding the appraisal of circumstantial evidence and therefore judicial guidelines in this regard play a vital role। यानी इंडियन एविडेंस एक्ट में सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की अप्रेजल को लेकर कहीं भी कोई गाइडलाइंस प्रोवाइड नहीं की हुई, इसलिए इस रिगार्ड में जुडिशियल गाइडलाइंस जो हैं वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके, तो चलिए एक बार हम इन प्रिंसिपल्स को समराइज कर लेते हैं। नंबर 1 इज सर्कमस्टेंसेस शुड बी कंसिस्टेंट ओनली विद द गिल्ट ऑफ द एक्यूज्ड, नो अदर हाइपोथेसिस इज पॉसिबल। Second is chain of evidence should be complete and in all probability only and only one conclusion is possible and that conclusion is accused must have committed the crime. Okay, and if this burden is discharged by the prosecution then he will get successful in securing the conviction of the accused. All right, it is the testimony of a witness to other relevant facts from which the fact in issue may be inferred। तो क्या बताया इन्होंने? विटनेस की टेस्टिमनी यानी विटनेस की गवाही किसी अदर रेलेवेंट फैक्ट को लेकर जिससे फैक्ट इन इश्यू को इन्फर किया जा सके उसे ही हम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कहते हैं। विटनेस की टेस्टिमनी किसी अदर रेलेवेंट फैक्ट को लेकर जिससे फैक्ट इन इश्यू को इन्फर किया जा सके उसे ही हम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कहते हैं। अदर रेलेवेंट फैक्ट जैसे कि प्रिपरेशन, मोटिव, कंडक्ट एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, ए को पता लग गया कि उसकी वाइफ का और बी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। अब अगले दिन जो है बी का मर्डर हो जाता है। ठीक है, अब प्रोसिक्यूशन ये दिखाता है कि जनाब मर्डर से एक दिन पहले ही ए ने जो है पिस्टल परचेज करी थी, और ये जो परचेजिंग पिस्टल है ये क्या दिखा रहा है? ये प्रिपरेशन दिखा रहा है। और प्रिपरेशन कहां रेलेवेंट है? प्रिपरेशन इज रेलेवेंट अंडर सेक्शन 8। ओके, फिर प्रोसिक्यूशन ने क्या बताया कि जनाब चूंकि ए को पता लग गया था कि मेरी वाइफ का और बी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, तो ये जो चीज है ये ए को बी का मर्डर करने का एक मोटिव प्रोवाइड कर रही है, विच इज अगेन रेलेवेंट अंडर सेक्शन 8। और इस मर्डर को कमिट करने के बाद ए जो है वो 2 महीने के लिए अंडरग्राउंड हो जाता है। ये क्या दिखा रहा है? ये ए का सब्सिक्वेंट कंडक्ट दिखा रहा है, विच इज अगेन रेलेवेंट अंडर सेक्शन 8। तो ये सारी चीजें क्या है? ये सब रेलेवेंट फैक्ट है। रेलेवेंट फैक्ट क्यों है? क्योंकि ये सब 5 से 55 में फॉल कर रहे हैं। भाई प्रिपरेशन, मोटिव, सब्सिक्वेंट कंडक्ट ये सब कहां फॉल कर रहे हैं? सेक्शन 8 में फॉल कर रहे हैं। यानी ये सब बेसिकली 5 से लेकर 55 में फॉल कर रहे हैं। तो बेसिकली हम इन अदर रेलेवेंट फैक्ट से फैक्ट इन इश्यू को इन्फर कर रहे हैं। ठीक है, फैक्ट इन इश्यू क्या है कि क्या ए ने बी का मर्डर किया है। अब ये सारे के सारे रेलेवेंट फैक्ट जैसे कि प्रिपरेशन, मोटिव, सब्सिक्वेंट कंडक्ट एक्सेट्रा, इन सब से हम उस फैक्ट इन इश्यू को इन्फर कर रहे हैं और इसी को हम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कहते हैं। ऑलराइट, आगे देखते हैं। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस डज नॉट प्रूव द पॉइंट इन क्वेश्चन डायरेक्टली बट एस्टेब्लिश इट ओनली बाय इन्फ्रेंस। Thus, if there is no eyewitness to the murder,
The fact that A was seen running away with a blood-stained knife from B's room, where B was found dead immediately after B's cries were heard, could be circumstantial evidence as against A. तो क्या बताया इन्होंने कि circumstantial evidence जो पॉइंट क्वेश्चन में है उसे डायरेक्टली प्रूव नहीं करता, पर केवल उस पॉइंट को इन्फ्रेंस से एस्टेब्लिश करता है। तो इसलिए अगर मर्डर का कोई भी आई विटनेस नहीं है और फैक्ट ये है कि ए को बी के कमरे से खून से सने चाकू से भागते हुए देखा गया था, जहां बी को उसके रोने के जस्ट बाद डेड पाया गया था, तो ये ए के अगेंस्ट सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। क्यों? क्योंकि यह डायरेक्टली किसी ने ए को बी का मर्डर करते हुए नहीं देखा, पर विटनेस ने अदर रेलेवेंट फैक्ट को ऑकर होते हुए देखा, यानी विटनेस ने ए का सब्सिक्वेंट कंडक्ट देखा। ए का सब्सिक्वेंट कंडक्ट क्या था कि मर्डर के बाद यानी फैक्ट न्यूज के बाद ए को खून भरे चाकू से बी के कमरे से बाहर आते हुए देखा गया, जिस कमरे से बी की डेड बॉडी मिली थी। तो अदर रेलेवेंट फैक्ट जैसे कि विटनेस ने ए को बी के कमरे से भागते हुए देखा, और उसे भागते हुए कब देखा? जब बी चिल्लाया और रोया, जिसके तुरंत बाद ही बी की डेथ हो गई। और जब ये भाग रहा था तब उसके हाथ में खून से लथपथ चाकू था। तो ये सब क्या है? ये सब ए के अगेंस्ट सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। ओके, अब आगे चलते हैं। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं जी। ए मर्डर बी, एविडेंस ऑफ फैक्ट दैट ए हैड मोटिव एंड दैट एट द टाइम व्हेन बी वाज मर्डर्ड, A with a sword was seen going towards the place where B was killed, and shortly afterwards was seen returning from place with his clothes stained with blood, would be circumstantial evidence. तो क्या कहता है जी एग्जांपल? ए ने बी का मर्डर कर दिया। अब हमारे पास किन फैक्ट्स का एविडेंस है जी? ए के पास बी का मर्डर करने का कोई मोटिव था। जिस समय ए का मर्डर हुआ, ए को तलवार के साथ उस जगह जाते हुए देखा गया जहां बी का मर्डर हुआ था, और उसके कुछ देर बाद ही ए को उस प्लेस से लौटते हुए देखा गया, और लौटते समय ए के जो कपड़े थे वो खून से सने हुए थे। तो ये सब क्या है जी? ये सब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। भाई एक्चुअली में मर्डर होते हुए किसी ने नहीं देखा। बात समझ में आ रही है? ए ने बी का मर्डर कर दिया। अब इस मर्डर को एक्चुअली में किसी ने विटनेस नहीं किया, इसका कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, लेकिन हमारे पास वो सर्कमस्टेंसेस हैं जिससे हम ये इन्फर कर सकते हैं कि ए ने ही बी का मर्डर किया है। और वो सर्कमस्टेंसेस कौन से हैं जी? ए के पास बी का मर्डर करने का मोटिव था, ए को तलवार के साथ उस प्लेस पर भागते हुए जाते देखा गया था जहां बी का मर्डर हुआ था। तो ये क्या दिखा रहा है? प्रीवियस कंडक्ट दिखा रहा है, और उसके कुछ देर बाद ही ए को खून से सने कपड़ों से उस प्लेस से वापस आते हुए देखा जहां बी का मर्डर हुआ था। तो ये क्या दिखा रहा है? ये ए का सब्सिक्वेंट कंडक्ट दिखा रहा है। ओके, अब आगे देखते हैं। इन केसेस बेस्ड ऑन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, सच एविडेंस शुड बी सो स्ट्रॉन्ग एज टू पॉइंट अनमिस्टेकेबली टू द गिल्ट ऑफ द एक्यूज। जो केसेस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर बेस्ड होते हैं, उनमें सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि वो बिना किसी डाउट के एक्यूज के गिल्ट को पॉइंट करें। भाई ऑब्वियसली बात है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस डायरेक्ट एविडेंस तो होते नहीं है, ठीक है? तो इसलिए सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेसिस पर कन्विक्ट करते समय कोर्ट जो है स्ट्रॉन्ग एविडेंस मांगती है, यानी जो अदर रेलेवेंट फैक्ट्स के एविडेंस प्रोसिक्यूशन प्रोवाइड करता है वो इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए जो अनमिस्टेकेबली यानी अनडाउटली इस चीज को पॉइंट आउट करें कि भाई एक्यूज ने ही इस क्राइम को कमिट किया है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इंक्लूड्स ऑल द रेलेवेंट फैक्ट्स, इट इज नॉट सेकेंडरी एविडेंस। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो है वो सभी रेलेवेंट फैक्ट्स को इंक्लूड करता है। क्यों? क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि सेक्शन 5 से लेकर 55 को चाहे तो आप रेलेवेंट फैक्ट्स कह सकते हो, चाहे आप सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस कह सकते हो, ठीक है? इट इज नॉट सेकेंडरी एविडेंस। जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होते हैं वो सेकेंडरी एविडेंस नहीं होते। अब इनमें फर्क क्या है जी, इसको समझते हैं एक बार। Circumstantial evidence is not to be confused with hearsay or secondary evidence. The circumstantial evidence is always direct and primary. That is, the facts from which the existence of the fact in issue to be inferred must be proved by direct evidence. तो क्या बताया जी? Circumstantial evidence जो है वो secondary evidence या फिर hearsay evidence नहीं होते। Circumstantial evidence are not
सेकेंडरी एविडेंस और हेयरसे एविडेंस। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हमेशा डायरेक्ट और प्राइमरी एविडेंस होते हैं, यानी फैक्ट एंड इशू के एग्जिस्टेंस को जिन फैक्ट से इन्फर किया जाएगा उन्हें डायरेक्ट एविडेंस से प्रूव किया जाएगा। इसका मतलब एविडेंस उन पर्सन के दिए जाएंगे जिन लोगों ने ए को तलवार के साथ उस जगह जाते हुए देखा जहां बी की डेथ हुई थी। ठीक है, इसी तरह एविडेंस उन लोगों के ही दिए जाएंगे जिन्होंने खून से लथपथ बी को वहां से लौटते हुए देखा। बात समझ में आ रही है? किसी थर्ड पर्सन का एविडेंस जिसने बी को ना वहां जाते हुए देखा ना वहां से लौटते हुए देखा, उसका एविडेंस नहीं दिया जाएगा। ठीक है, यानी एविडेंस केवल उन्हीं पर्सन का दिया जाएगा जो उन सर्कमस्टेंसेस पर डायरेक्ट एविडेंस थे, यानी जिन्होंने खुद बी को वहां जाते हुए देखा और बी को वहां से लौटते हुए देखा। किसी थर्ड पर्सन का एविडेंस जिसने बी को ना वहां जाते हुए देखा ना वहां से लौटते हुए देखा, बल्कि किसी और के मुंह से ये सारी चीजें सुनी कि ऐसे ऐसे बी को वहां जाते हुए देखा गया था और बी को वहां से लौटते हुए देखा गया था, उस पर्सन का एविडेंस नहीं दिया जाएगा। ओके, तो इसलिए इन्होंने बताया कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को हम हेयरसे या सेकेंडरी एविडेंस से कंफ्यूज नहीं करेंगे, और जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस होते हैं वो हमेशा डायरेक्ट और प्राइमरी होते हैं। ओके, तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इज ऑलवेज डायरेक्ट एंड प्राइमरी। अगर एक क्वेश्चन मैं आपको फ्रेम करके दूं, अब इसका आंसर करने में आप कैपेबल हो? कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो होते हैं वो हमेशा डायरेक्ट और प्राइमरी होते हैं। इस पर कमेंट करिए, बताइए। चलिए इसका आंसर करिए 2-4 लाइन में। अब आगे चलते हैं। Circumstances sometimes speak as forcefully as does the direct evidence. That means कभी कभी circumstances भी उतनी ही जोरदारी से बोलते हैं जितनी जोरदारी से डायरेक्ट एविडेंस बोलते हैं। जैसे आरुषि तलवार मर्डर केस। भाई उस घर में बाहर से कोई आ नहीं सकता था, ठीक है, अंदर हेमराज ऑलरेडी मरा हुआ था, और मर्डर वाली रात उस घर में आरुषि, हेमराज और उसके पेरेंट्स के अलावा कोई भी नहीं था। तो अब क्वेश्चन ये उठा कि भाई उस आरुषि का मर्डर किसने किया? तो ऑब्वियसली जो सर्कमस्टेंसेस है वो क्या दिखा रहे हैं कि उस बच्ची का मर्डर उसके पेरेंट्स ने ही किया होगा। ओके, आगे देखते हैं। इफ एविडेंस रिलेट्स डायरेक्टली टू एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट एंड इशू, इट इज डायरेक्ट एविडेंस। क्या बताया जी? अगर एविडेंस फैक्ट एंड इशू के एग्जिस्टेंस से या फैक्ट एंड इशू के नॉन एग्जिस्टेंस से डायरेक्टली रिलेट करता है तो हम उसे डायरेक्ट एविडेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फैक्ट एंड इशू क्या है कि क्या ए ने बी का मर्डर किया है। फैक्ट एंड इशू इज क्या ए ने बी का मर्डर किया है। अब सी ने ए को बी का मर्डर करते हुए देखा था, तो ये कैसा एविडेंस है? ये डायरेक्ट एविडेंस है। क्यों? क्योंकि ये एविडेंस किससे रिलेट कर रहा है? ये एविडेंस जो है ये डायरेक्टली फैक्ट एंड इशू के एग्जिस्टेंस से रिलेट कर रहा है, तो इसलिए ये डायरेक्ट एविडेंस है। अब आगे क्या कहता है? इफ एविडेंस रिलेट्स टू एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनी रेलेवेंट फैक्ट, इट इज इनडायरेक्ट एविडेंस और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। और अगर एविडेंस रेलेवेंट फैक्ट के एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस से रिलेट करता है तो उसे हम इनडायरेक्ट या फिर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कहते हैं। जैसे सपोज करके चलिए ए के पास बी का मर्डर करने का मोटिव था। अब ये मोटिव कुछ भी हो सकता है ए और बी का आपस में किसी प्रॉपर्टी को लेकर कोई सालों से डिस्प्यूट चल रहा हो, या फिर ये भी हो सकता है कि ए को पता लग गया कि उसकी वाइफ का बी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। ठीक है, तो ए के पास बी का मर्डर करने का मोटिव होना, प्लस लोगों ने ए को तलवार के साथ बी के घर जाते हुए देखा, प्लस लोगों ने ए को बी के घर से खून से सने कपड़ों में लौटते हुए देखा। तो ये सब क्या है? ये सब रेलेवेंट फैक्ट के एविडेंसेस हैं। तो इसलिए ये इनडायरेक्ट एविडेंस या फिर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कहलाए जाएंगे।
ओके, तो अब आपको ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हुए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से करके जाइएगा इनको। ओके, पीडी में भी आपसे इनसे क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है, प्लीज इन पॉइंट्स को अच्छे से करके जाइएगा। अब आगे चलते हैं। तो चलिए अब हम इसको एक डायग्राम से समझ लेते हैं। फैक्ट एंड इशू क्या है कि वेदर ए किल्ड बी बाय शॉट। अब देखो, एक तो आप सीधा डायरेक्ट एविडेंस प्रोड्यूस कर सकते हो, आप सीधा डायरेक्ट एविडेंस को प्रोड्यूस करके इस फैक्ट एंड इशू को प्रूव कर सकते हो। लाइक आपने सी को प्रोड्यूस कर दिया, जिसने कोर्ट में आके जज साहब को बताया कि जनाब मैंने ए को बी को गोली चलाते हुए देखा था, जिसके बाद बी की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। ठीक है, या फिर अगर आपके पास कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है तो आप सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस से इस फैक्ट एंड इशू को प्रूव कर सकते हो। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जैसे कि पिस्टल विद विच बुलेट वाज शॉट वाज लाइसेंस्ड इन द नेम ऑफ ए। जिस पिस्टल से गोली चलाई गई थी वो ए के नाम पर लाइसेंस थी। उस पिस्टल से और क्राइम सीन से ए के फिंगरप्रिंट्स मिले थे। थर्ड, ए हैड क्वेरल विद बी। कुछ दिन पहले ए का बी से झगड़ा हुआ था। व्हेन पुलिस केम ए जंप आउट ऑफ विंडो। जब पुलिस क्राइम सीन पर पहुंची तो ए खिड़की से कूदकर भाग गया। तो ये सारी की सारी चीजें क्या कर रही हैं? दे टुगेदर गो ऑन टू प्रूव द मेन फैक्ट दैट ए किल्ड बी। ये सारी चीजें मिलकर ये प्रूव कर रही हैं कि ए ने ही बी का मर्डर किया है। तो ए का बी के साथ झगड़ा होना, पिस्तौल से ए का फिंगरप्रिंट मिलना, पुलिस के आने पर ए का खिड़की से कूदकर भाग जाना, ये सब क्या है? ये सब रेलेवेंट फैक्ट है। और हमने क्या पढ़ा था? जब एविडेंस रेलेवेंट फैक्ट के एग्जिस्टेंस से डील करता है तो हम उसे सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस कहते हैं। और बेसिकली ये सारे के सारे कहां फॉल कर रहे हैं? 5 से लेकर 55 में। जैसे ए का बी के साथ क्वारल होना क्या शो कर रहा है? मोटिव शो कर रहा है, विच इज रेलेवेंट अंडर सेक्शन 8। अगेन व्हेन पुलिस केम ए जंप आउट ऑफ विंडो। पुलिस जब आई तो ए खिड़की से कूदकर भाग गया। तो ये क्या दिखा रहा है? ये अगेन ए का सब्सिक्वेंट कंडक्ट दिखा रहा है, जो कहां रेलेवेंट है? अंडर सेक्शन 8। तो इस तरीके से ये सारे के सारे सेक्शन 5 से लेकर 55 में फॉल कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं। प्रूफ ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। Circumstantial evidence means the evidence of circumstances. It is said that man may tell lies but circumstances do not. क्या बताया जी? Circumstantial evidence means circumstances के evidence. ठीक है, circumstances के evidence. और there is a saying कि man may tell lies, कि आदमी झूठ बोल सकता है लेकिन जो circumstances हैं वो झूठ नहीं बोलते। The court observed that in cases where evidence is of a circumstantial nature, the circumstances from which the conclusion of a guilt to be drawn should, in the first instance, be fully established. Each fact sought to be relied upon must be proved individually. In deciding the sufficiency of the circumstantial evidence for the purpose of conviction, the court has to consider the total cumulative effect of all the proved facts, each one of which reinforce the conclusion of guilt. And if the combined effect of all these facts taken together is conclusive in establishing the guilt of the accused, the conviction would be justified. तो क्या बताया जी? कि कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जिन केसेस में एविडेंस सर्कमस्टेंशियल नेचर के हैं, तो जिन सर्कमस्टेंसेस से गिल्ट के कंक्लूजन को ड्रॉ किया जाएगा, सबसे पहले वो सर्कमस्टेंसेस पूरी तरीके से एस्टेब्लिश होने चाहिए। यानी सबसे पहले वो सर्कमस्टेंसेस पूरी तरीके से प्रूव्ड होने चाहिए। हर फैक्ट जिस पर रिलाय किया जाना है उसे इंडिविजुअली प्रूव किया जाएगा। क्या सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस कन्विक्शन के लिए सफिशिएंट है? इसको डिसाइड करने के लिए कोर्ट को सभी प्रूव फैक्ट्स के टोटल क्यूमुलेटिव इफेक्ट्स को कंसिडर करना होगा, जो सभी की सभी एक्यूज के गिल्ट के कंक्लूजन को सपोर्ट करें। और यदि इन सभी फैक्ट्स को हम एक साथ देखें तो इनका कंबाइंड इफेक्ट क्या होना चाहिए जी? कि ये कंक्लूसिवली एक्यूज की गिल्ट को एस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो फिर जो कन्विक्शन है वो जस्टिफाइड माना जाएगा। ठीक है, मैंने इस पूरे पैराग्राफ को हिंदी में समाप्त कर दिया है, अब आप एक बार इसको अच्छे से देख लेना। ऑलराइट, देयर मस्ट बी अ चेन ऑफ एविडेंस सो कंप्लीट एज नॉट टू लीव एनी रीजनेबल ग्राउंड for the conclusions consistent with the innocence of the accused
and must show that in all human probability the act must have been done by the accused. तो इन्होंने बताया कि एविडेंस की चेन इस तरीके से कंप्लीट होनी चाहिए कि वो एक्यूज के इनोसेंट से कंसिस्टेंट कोई भी रीजनेबल ग्राउंड ना छोड़े और हर ह्यूमन प्रोबेबिलिटी में ये शो करे कि उस एक्ट को एक्यूज ने ही कमिट किया था. ओके यानी जो एविडेंस की चेन है, जैसे ए के पास बी का मर्डर करने का मोटिव था, मर्डर से पहले ए ने पिस्टल खरीदी थी यानी प्रिपरेशन करी थी, मर्डर करने के बाद ए जो है वो 2 महीने के लिए अंडरग्राउंड हो गया था. दिस शोज सब्सिक्वेंट कंडक्ट. तो बेसिकली ये जो चेन ऑफ एविडेंस है ये इस तरीके से कंप्लीट होनी चाहिए कि ये एक्यूज के इनोसेंट से कंसिस्टेंट कोई भी रीजनेबल ग्राउंड ना छोड़े और हर ह्यूमन प्रोबेबिलिटी में ये शो करे कि उस एक्ट को एक्यूज ने ही कमिट किया है. ओके अब आगे चलते हैं. इन बोधराज वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इन सी चेंगा रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, इन हनुमंत गोविंद नारकुंदर वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, इन तीनों केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया था? आइए देखते हैं. इन तीनों केसेस में सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कैन बी द सोल बेसिस फॉर अ कन्विक्शन प्रोवाइडेड द कंडीशंस प्रेजेंट बिफोर कन्विक्शन ऑन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस आर फुल्ली एस्टेब्लिश्ड. यानी इन तीनों ही केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि केवल सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेसिस पर भी कन्विक्शन दिया जा सकता है, प्रोवाइजो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर कन्विक्ट करने से पहले जो कंडीशन बताई गई हैं वो पूरी होनी चाहिए. अब ये कंडीशन कौन कौन सी है जी, आइए इनको देख लेते हैं. नंबर 1, द सर्कमस्टेंसेस फ्रॉम विच द कंक्लूजन ऑफ अ गिल्ट इज टू बी ड्रॉन शुड बी फुली एस्टेब्लिश्ड. सर्कमस्टेंसेस जिससे एक्यूज के गिल्ट का कंक्लूजन ड्रॉ किया जाएगा वो पूरी तरीके से एस्टेब्लिश्ड होने चाहिए. द सर्कमस्टेंसेस कंसर्न मस्ट और शुड एंड नॉट मे बी एस्टेब्लिश्ड. यानी सर्कमस्टेंसेस मस्ट बी फुली एस्टेब्लिश्ड होने चाहिए या फिर शुड बी फुली एस्टेब्लिश्ड होने चाहिए. यानी सर्कमस्टेंसेस मे बी फुली एस्टेब्लिश्ड नहीं होनी चाहिए. ठीक है, बेसिकली कोई डाउट वाली परिस्थिति नहीं होनी चाहिए. तो बेसिकली प्रोसिक्यूशन को मे बी ट्रू से मस्ट बी ट्रू तक का जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल करना होगा. ठीक है, प्रोसिक्यूशन को मे बी ट्रू से मस्ट बी ट्रू तक का जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल करना होगा. और अगर प्रोसिक्यूशन ऐसा करने में सक्सेसफुल हो जाता है तो कोर्ट सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेसिस पर एक्यूज को कन्विक्शन दे सकती है. ठीक है. सेकेंड इज द फैक्ट सो एस्टेब्लिश्ड शुड बी कंसिस्टेंट विद द गिल्ट ऑफ द एक्यूज्ड. जो फैक्ट्स एस्टेब्लिश्ड हुए हैं वो एक्यूज के गिल्ट से कंसिस्टेंट होने चाहिए. थर्ड इज circumstances should be of conclusive nature. Fourth is there must be a chain of evidence so complete as not to leave any reasonable ground for the conclusion consistent with the innocence of the accused and must show that in all human probability the act must have been done by the accused. ठीक है, वही चीज है जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो देखो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर कन्विक्ट करने से पहले ये जो कंडीशंस बताई गई हैं ये सारी की सारी पूरी तरीके से एस्टेब्लिश्ड होनी चाहिए. ओके. अच्छा, आप एक बात याद रखना, ये वैसे टोटल 5 पॉइंट्स हैं, मैंने इसको समराइज करके 4 पॉइंट में ही कन्वर्ट कर दिया है. और इन्हीं 4 कंडीशंस को या इन्हीं 4 पॉइंट्स को जब हम 5 पॉइंट्स में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, आप जब कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठा के पढ़ोगे जैसे कि बटुकलाल हो गई या एकेजन हो गई, तो आप इन्हीं कंडीशंस के बारे में ही पढ़ोगे कि इन्हीं कंडीशंस को 5 गोल्डन प्रिंसिपल कहा जाता है. दीज आर द 5 गोल्डन प्रिंसिपल्स और पंचशील रूल्स. पंचशील रूल्स टू प्रूव अ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इन द कोर्ट. कोर्ट में सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को प्रूव करने के लिए ये 5 गोल्डन प्रिंसिपल्स या पंचशील रूल्स कोर्ट ने शरद चंद्र वर्सेस महाराष्ट्र 1984 सुप्रीम कोर्ट के केस में लेट डाउन किए थे. ओके, आगे देखते हैं. इन अदर वर्ड्स सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मस्ट बी बोथ एक्सक्लूसिव एंड कंक्लूसिव. दैट इज इट मस्ट एक्सक्लूड द हाइपोथेसिस ऑफ इनोसेंस ऑफ द एक्यूज्ड
एंड मस्ट कंक्लूसिवली एस्टेब्लिश हिज गिल्ट। तो देखो मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस लाइन को अच्छे से करके जाइएगा। इन्हीं स्टैंडर्ड लाइन से आपके जो मार्क्स होते हैं उनमें आपको एक एज मिलती है। तो क्या बताया जी इन्होंने कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस ऐसे होने चाहिए जो एक्यूज के इनोसेंट होने के सपोजिशन को पूरी तरीके से एक्सक्लूड करें और कंक्लूसिवली यानी पूरी तरीके से एक्यूज के गिल्ट को एस्टेब्लिश करें। ठीक है, बोथ एक्सक्लूसिव एंड कंक्लूसिव। एक्सक्लूड क्या करना है, एक्यूज के इनोसेंट होने के सपोजिशन को पूरी तरीके से एक्सक्लूड करना है और कंक्लूसिवली उसके गिल्ट को एस्टेब्लिश करना है। आगे क्या कहता है जी, प्रूफ ऑफ मोटिव एंड अपॉर्चुनिटी आर रिगार्डेड एज टू ऑफ द क्रूशियल टेस्ट ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। यानी मोटिव और अपॉर्चुनिटी का प्रूफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के दो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है। देखो होता क्या है, जब किसी केस में हमारे पास डायरेक्ट एविडेंस नहीं होते ना, तो ऐसे केसेस में मोटिव और अपॉर्चुनिटी के जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होते हैं ना, ये केस को प्रूव करने में बहुत मददगार साबित होते हैं। जब हम आगे के सेक्शन डिस्कस करेंगे तब ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ओके, इट हैज बीन हेल्ड बाय द कोर्ट दैट व्हेन देयर इज नो आई विटनेसेस टू द ऑकरेंस and the prosecution evidence comprises only circumstantial evidence, the motive and the conduct of the accused are not only relevant but are of paramount importance in order to establish his guilt. तो क्या बताया जी कि कोर्ट ने हेल्ड किया कि जब क्राइम का कोई आई विटनेस नहीं होता और प्रोसिक्यूशन के जो एविडेंसेस हैं वो केवल सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ही कंप्राइज करते हैं, तो ऐसे केसेस में एक्यूज का मोटिव और उसका कंडक्ट ये दोनों ना सिर्फ रेलेवेंट है बल्कि एक्यूज के गिल्ट को एस्टेब्लिश करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, ए ने बी का मर्डर कर दिया। अब इस चीज का हमारे पास कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, लेकिन ए के पास बी का मर्डर करने का मोटिव था। ए मर्डर करने के बाद 2-3 महीने के लिए अंडरग्राउंड हो गया, तो ये जो सब्सिक्वेंट कंडक्ट है, ये जो मोटिव है, ये दोनों के दोनों ना सिर्फ रेलेवेंट है बल्कि एक्यूज के गिल्ट को प्रूव करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, आगे देखते हैं। In order to sustain the conviction on the basis of circumstantial evidence, the following 3 conditions must be satisfied. तो क्या बताया इन्होंने कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेस पर कन्विक्शन बेस करने के लिए फॉलोइंग 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई होना जरूरी है। तो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जी, आइए देख लेते हैं इनको। नंबर 1, the circumstances from which an inference of guilt is sought to be drawn must be cogently and firmly established. यानी सर्कमस्टेंसेस जिनसे एक्यूज की गिल्ट को ड्रॉ किया गया है उन्हें कोजेंटली और क्लियरली एस्टेब्लिश करना होगा। सेकेंड इज दैट दोज सर्कमस्टेंसेस शुड बी ऑफ अ डेफिनेट टेंडेंसी unerringly pointing towards the guilt of the accused. यानी वो सर्कमस्टेंसेस डेफिनेट टेंडेंसी के होने चाहिए जो अनमिस्टेकेबली या अनडाउटली एक्यूज की गिल्ट की ओर इशारा करें। एंड थर्ड इज that the circumstances taken cumulatively should form a chain so complete that there is no escape from the conclusion that within all human probability the crime was committed by the accused, and they should be incapable of explanation on any hypothesis other than that of the guilt of the accused and inconsistent with their innocence. तो थर्ड क्या बताया इन्होंने कि क्यूमुलेटिवली वो सभी के सभी सर्कमस्टेंसेस एक चेन को फॉर्म करें जो इस तरीके से कंप्लीट होनी चाहिए जो ये कंक्लूड करे कि दैट इन ऑल ह्यूमन पॉसिबिलिटी उस क्राइम को एक्यूज के द्वारा ही कमिट किया गया है, और ये जो चेन है वो एक्यूज के इनोसेंस के साथ इनकंसिस्टेंट होनी चाहिए। ओके, तो दीज आर द 3 मेन प्रिंसिपल्स व्हिच प्रोसिक्यूशन हैज टू प्रूव इन ऑर्डर टू सिक्योर द कन्विक्शन ऑफ द एक्यूज्ड। और ये जो 3 प्रिंसिपल्स है, ये तीनों के तीनों प्रिंसिपल्स किस किस केस में ले डाउन करे गए थे? द सेम प्रिंसिपल्स वर रिपीटेड इन त्रिमुख मारुति किरकन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2006, सुनील डैनियल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2012, संपत कुमार वर्सेस इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस 2012, मोहम्मद आरिफ वर्सेस स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली, जयलाल दास वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा 1991 एंड इन नंबर ऑफ अदर केसेस। ओके, तो ये जो 3 प्रिंसिपल्स हैं जो अभी हमने डिस्कस किए हैं, ये काफी सारी अदर केसेस में भी सुप्रीम कोर्ट ने डिलीवर किए थे। ओके,
अब आगे देखते हैं। अच्छा, अब एक बात याद रखना कि कालीराम वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश के केस में, कालीराम वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, इस केस में कोर्ट ने हेल्ड किया कि ये वेल सेटल्ड प्रिंसिपल है कि डाउटफुल केसेस में, दैट इज व्हेन कोर्ट कैन नॉट डिसाइड वेदर टू कन्विक्ट द एक्यूज और टू एक्यूट हिम। ठीक है, कोर्ट ने हेल्ड किया कि डाउटफुल केसेस में, यानी ऐसे केसेस में जब कोर्ट ये तय नहीं कर पाती कि एक्यूज को बरी करना चाहिए या उसको सजा देनी चाहिए, यानी जो एविडेंसेस कोर्ट के आगे पार्टीज ने सबमिट किए हैं वो ऐसे नेचर के हैं कि कोर्ट यही डिटरमाइन नहीं कर पा रही कि एक्यूज को एक्यूट करूं या कन्विक्ट करूं। तो देखो, कोर्ट ने हेल्ड किया कि ऐसे केसेस में द व्यू फेवरेबल टू द एक्यूज शुड बी अडॉप्टेड। व्यू फेवरेबल टू द एक्यूज्ड should be adopted। बेसिकली किसकी बात हो रही है यहां पर? एक्विटल ऑफ एक्यूज की। और इस प्रिंसिपल का जो केसेस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर बेस्ड होते हैं उनमें बहुत ही मेजर रोल होता है। ठीक है, और देखो वैसे इसके अलावा भी हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? दैट इट इज बेटर द 10 गिल्टी पर्सन शुड एस्केप रेदर देन 1 इनोसेंट शुड सफर। इट इज बेटर द 10 गिल्टी पर्सन शुड एस्केप रेदर देन 1 इनोसेंट मैन शुड सफर। ठीक है, वैल्यू ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। अब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की क्या वैल्यू है? ऑर्डिनरीली सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कैन नॉट बी रिगार्डेड एज सैटिस्फैक्टरी एज डायरेक्ट एविडेंस, देयरफॉर सच एविडेंस मस्ट बी यूज्ड विद कॉशन। फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस मस्ट बी इनकम्पैटिबल विद इनोसेंस ऑफ द एक्यूज और गिल्ट ऑफ एनी अदर पर्सन। तो देखो क्या बताया इन्होंने कि नॉर्मली सर्कमस्टेंसेस को हम उतना सेटिस्फैक्टरी एविडेंस नहीं मानते जितना कि डायरेक्ट एविडेंस होता है ना भाई। डायरेक्ट एविडेंस में और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में जमीन आसमान का फर्क है, तो इसलिए सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को हम उतना सेटिस्फैक्टरी एविडेंस नहीं मानते जितना कि डायरेक्ट एविडेंस होता है। दिस इज द रीजन व्हाई सर्कमस्टेंशियल एविडेंस शुड बी यूज्ड विद ग्रेट कॉशन। फिर आगे इन्होंने बताया कि फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस एक्यूज की इनोसेंस के साथ और किसी दूसरे पर्सन के गिल्ट के साथ इनकम्पैटिबल होने चाहिए। ठीक है, यानी जो फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस प्रोसिक्यूशन ने लीड किए हैं वो एक्यूज के इनोसेंस के साथ और किसी दूसरे पर्सन के गिल्ट के साथ इनकम्पैटिबल होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर एक्यूज के इनोसेंस के साथ कंपैटिबल हो गए तो इसका मतलब एक्यूज ने वो क्राइम नहीं किया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि भाई एक्यूज इनोसेंट है। और यदि किसी दूसरे पर्सन के गिल्ट के साथ भी कंपैटिबल हो गए तब भी ये क्या डिपेक्ट करेगा कि एक्यूज जो है वो इनोसेंट है। क्यों? भैया आप खुद सोचिए कि जो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस है वो एक्यूज के अलावा किसी थर्ड पर्सन की गिल्ट के साथ कंपैटिबल हो रहे हैं, तो ये भी वही चीज डिपेक्ट कर रहा है कि भाई एक्यूज ने क्राइम नहीं किया, एक्यूज इनोसेंट है, किसी थर्ड पर्सन ने उस क्राइम को अंजाम दिया है। ठीक है, तो यानी कि सभी फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस सिर्फ ये एस्टेब्लिश करें कि केवल और केवल एक्यूज ही इस क्राइम का गिल्टी है, ना कि कोई थर्ड पर्सन। ओके, अब आगे क्या कहता है जी? सर्कमस्टेंसेस फ्रॉम विच एन इन्फरेंस एज टू द गिल्ट ऑफ एक्यूज इज ड्रॉन हैव टू बी प्रूव्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। यानी जिन सर्कमस्टेंसेस से एक्यूज की गिल्ट का इन्फ्रेंस ड्रॉ किया जाएगा उन्हें बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना होगा। ओके, तो देखो ये था हमारा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो है वो मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक जितना भी हमने सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बारे में समझाया है इस पे आप 10-15 पॉइंट प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, और ये जो वैल्यू है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की और इसके अलावा जो 5 गोल्डन प्रिंसिपल्स थे वो भी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो 5 प्रिंसिपल्स हमने केसेस में डिस्कस किए थे ये भी मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इनमें से कोई भी एक साइटेशन आप एग्जाम में
रेफर कर सकते हो। इसके अलावा ये जो स्लाइड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोशिश करना इस स्लाइड से ज़्यादा पॉइंट आप उतार सको। अच्छा, इसके अलावा हम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को और हेयरसे एविडेंस को सेक्शन 59 और सेक्शन 60 में बहुत अच्छे से कवर करेंगे। ओके, सेक्शन 60 की वीडियो में हम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को, डायरेक्ट एविडेंस को और हेयरसे एविडेंस को तीनों को डिफरेंसेस से समझेंगे। एग्जाम्पल लेके हम तीनों को अलग अलग क्लासीफाई करेंगे। तो देखो, आपको अब करना क्या है, इस लेक्चर को सुनने के बाद आपको सेक्शन 59 और सेक्शन 60 का लेक्चर भी सुनना है। हार्डली 15 से 20 मिनट के दोनों लेक्चर्स हैं। अगर आप ठीक इसी वीडियो सेशन के बाद सेक्शन 59 और सेक्शन 60 की वीडियो को सुनते हो तो मेरा यकीन मानिए आपके अंदर इन टॉपिक्स को लेकर एक बहुत ही अच्छी क्लैरिटी आ जाएगी, एक अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल आपका होगा, ठीक है। बाकी इट्स अप टू यू, आई कैन नॉट फोर्स यू, लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो केवल आप ही के स्ट्रांग होगी। ऑलराइट, नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ एविडेंस इज real and personal evidence. Real evidence, it refers to any matter which the court perceives itself. Example, that a man is standing before a judge has got a scar on his face. Objects like murder weapon, blood stained clothes, etc. तो रियल एविडेंस क्या होता है जी? कोई भी मैटर जो कोर्ट खुद परसीव करती है उसे हम रियल एविडेंस कहते हैं। जैसे एक पर्सन जो कोर्ट के सामने खड़ा है उसके चेहरे पर कुछ निशान है। इसी तरह मर्डर वेपन, जैसे कि राइफल हो गई, देसी कट्टा हो गया, चाकू हो गया, एक्स हो गई, एक्सेट्रा। लाइकवाइज खून से लथपथ कपड़े। तो ये सब क्या है? ये सब रियल एविडेंस है। क्यों? क्योंकि कोर्ट इन्हें खुद परसीव कर रही है। और पर्सनल एविडेंस क्या होते हैं जी? पर्सनल एविडेंस इज दैट विच इज अफोर्डेड बाय ह्यूमन एजेंसी। दैट मीन्स पर्सनल एविडेंस वो एविडेंस होते हैं जो ह्यूमन एजेंसी के द्वारा दिए गए होते हैं। जैसे ए इज चार्ज विद द मर्डर ऑफ बी, विटनेसेस कम एंड डिपोज बिफोर द कोर्ट दैट दे सॉ ए किलिंग बी। हियर द एविडेंस रीचेज द कोर्ट थ्रू ह्यूमन एजेंसी। एग्जाम्पल में उन्होंने बताया कि ए को बी के मर्डर के लिए चार्ज किया गया है। अब विटनेस कोर्ट में आके बताते हैं कि ऐसे ऐसे हमने ए को बी को मारते हुए देखा था। तो यहाँ कोर्ट के पास जो एविडेंस है वो कैसे पहुंचा? उन विटनेसेस के थ्रू, यानी ह्यूमन एजेंसी के थ्रू। और इसी को हम पर्सनल एविडेंस कहते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट नहीं है मेंस के लिए, बस ऐसे ही दिया हुआ है तो हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं। सब्सटेंटिव एंड नॉन सब्सटेंटिव एविडेंस। सब्सटेंटिव एविडेंस कौन सा होता है जी? सब्सटेंटिव एविडेंस वो एविडेंस होता है जिसके बेसिस पर कोर्ट केस का डिसीजन सुना सकती है। लाइक जिसके बेस पर कोर्ट कन्विक्शन दे सकती है। ठीक है, आगे जब हम इंडियन एविडेंस एक्ट को कवर करेंगे तब इस चीज को बहुत अच्छे से समझेंगे। ओके, और नॉन सब्सटेंटिव एविडेंस कौन सा होता है? जिसके बेसिस पर कोर्ट केस का डिसीजन नहीं सुना सकती, यानी कोर्ट बेसिकली एक्यूज को कन्विक्ट नहीं कर सकती। तो सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस का एग्जांपल कौन सा हुआ? डाइंग डिक्लेरेशन। ओके, और नॉन सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस का एग्जांपल, चलिए इसको आप बताइए, कमेंट करके बताइए, देखते हैं कौन इसका सही एग्जांपल बताता है। अब आगे चलते हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव एविडेंस। पॉजिटिव एविडेंस कौन से होते हैं? पॉजिटिव एविडेंस टेंड्स टू प्रूव द एक्जिस्टेंस ऑफ अ फैक्ट, वेयरएज बाय नेगेटिव एविडेंस नॉन एक्जिस्टेंस ऑफ अ फैक्ट इज प्रूव्ड। जो फैक्ट के एक्जिस्टेंस को प्रूव करते हैं उन्हें पॉजिटिव एविडेंस कहते हैं, और जो फैक्ट के नॉन एक्जिस्टेंस को प्रूव करते हैं उन्हें नेगेटिव एविडेंस कहते हैं। ठीक है जी, तो देखो ये थे हमारे एविडेंस की क्लासिफिकेशन। ओके, मेंस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली डायरेक्ट एंड सर्कमस्टेंशियल एविडेंस एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस। ऑलराइट, तो मेंस के लिए आपको इन एविडेंसेस को बहुत अच्छे से करके जाना है। बाकी के एविडेंस तो आपको पता ही एक एक लाइन के है, तो ये तो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसको हमने यहाँ डिस्कस कर लिया। अच्छा, प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस एविडेंस हमारा रह गया।
प्रोसिक्यूशन एविडेंस कौन सा होता है? प्रोसिक्यूशन एविडेंस वो होता है जो एविडेंस प्रोसिक्यूशन अपने केस के फेवर में देता है, ओके। और डिफेंस एविडेंस कौन सा होता है? जो एविडेंस डिफेंस अपने केस के फेवर में देता है उसे हम डिफेंस एविडेंस कहते हैं, ओके। बेसिकली प्रोसिक्यूशन एविडेंस वो होता है जो कोर्ट को ये शो करता है कि ये जो अलेज ऑफेंस है या ये जो अलेज क्राइम है ये एक्यूज नहीं किया है। और डिफेंस एविडेंस कौन सा होता है? जो ये शो करता है कि जनाब ये जो अलेज ऑफेंस है ये मेरे क्लाइंट ने या ये एक्यूज ने नहीं किया है, ओके। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि ऐसे एविडेंसेस जो एक्यूज को कन्विक्शन की ओर ले जाएं उन्हें हम प्रोसिक्यूशन एविडेंसेस कहते हैं, और ऐसे एविडेंसेस जो एक्यूज को एक्विटल की ओर ले जाएं उन्हें हम डिफेंस एविडेंस कहते हैं, ठीक है। तो आप डायरेक्ट और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को प्लीज बहुत अच्छे से करके जाना। हो सकता है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर ना हुआ हो, पर कोई बात नहीं, जब सेक्शन 59 और सेक्शन 60 डिस्कस करेंगे तब ये चीजें बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगी, ऑलराइट। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आपको लेक्चर पसंद नहीं आया है तो आपको डिसलाइक करने का भी पूरा राइट है। और प्लीज आप लोग कमेंट करके अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा, जिससे कि फ्यूचर में मैं अपने आप को और इंप्रूव कर सकूं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि वीडियोस में किसी भी तरह का मैं चेंज करूं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा चीजों को आपके अकॉर्डिंग चलाने की। स्पेशल थैंक्स टू माय गुरु नेहा सिंह, जिन्होंने ईयर 2018 में इंडियन एविडेंस एक्ट का अपना ज्ञान मेरे साथ साझा करके मुझे लेक्चर बनाने के काबिल बनाया। अगर आपको इस लेक्चर से कुछ सीखने को मिला है और आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप मुझे कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ये है मेरा QR कोड, आप किसी भी ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन के थ्रू मुझे पेमेंट कर सकते हैं। और याद रखना, ये कंट्रीब्यूशन जो भी आप करोगे ये केवल सोसाइटी के लिए यूज किया जाएगा, जैसे कि गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी शादी के लिए, गौ माता की सेवा के लिए, एक्सेट्रा। बिकॉज आई बिलीव दिस कंट्रीब्यूशन इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल ओनली। इसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इंस्टाग्राम पे मैं अक्सर लाइव भी आता हूँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी शेयर करता हूँ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली। जय हिंद, जय भारत। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आपको लेक्चर पसंद नहीं आया है तो आपको डिसलाइक करने का भी पूरा राइट है। और प्लीज आप लोग कमेंट करके अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा, जिससे कि फ्यूचर में मैं अपने आप को और इंप्रूव कर सकूं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि वीडियोस में किसी भी तरह का मैं चेंज करूं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा चीजों को आपके अकॉर्डिंग चलाने की। स्पेशल थैंक्स टू माय गुरु नेहा सिंह, जिन्होंने ईयर 2018 में इंडियन एविडेंस एक्ट का अपना ज्ञान मेरे साथ साझा करके मुझे लेक्चर बनाने के काबिल बनाया। अगर आपको इस लेक्चर से कुछ सीखने को मिला है और आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप मुझे कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ये है मेरा QR कोड, आप किसी भी ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन के थ्रू मुझे पेमेंट कर सकते हैं। और याद रखना, ये कंट्रीब्यूशन जो भी आप करोगे ये केवल सोसाइटी के लिए यूज किया जाएगा, जैसे कि गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी शादी के लिए, गौ माता की सेवा के लिए, एक्सेट्रा। बिकॉज आई बिलीव दिस कंट्रीब्यूशन इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल ओनली। इसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इंस्टाग्राम पे मैं अक्सर लाइव भी आता हूँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी शेयर करता हूँ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली। जय हिंद, जय भारत।